अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रिफॉर्म के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्सेशन के इश्यूज़ क्या हैं। एफबीआर को तरजीह देने की बजाय पहले लोग पीआरए को तरजीह देते थे, मगर अब सवालात उठा रहे हैं। पीआरए ने बहुत कम अरसे में अपनी सलाहियतों, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया, फिर अचानक ब्रेक क्यों लग गया, क्या वजूहात थी, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मैं स्टूडियो में मौजूद हैं आकल सरदार साहब, आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद सफदर साहब, आप एफसी हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। सबसे पहले आकल सरदार साहब आपकी तरफ आऊँगा। पीआरए की जो पिछले साल की परफॉर्मेंस है, आप उससे कहाँ तक मुतमईन हैं? जो परफॉर्मेंस का म्यार है वो सबसे पहले तो उसको जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टारगेट दिया था इन टर्म ऑफ टैक्स कलेक्शन, उसको सबसे पहले तो देखा जाएगा कि वो हमने कितना अचीव किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल टारगेट दिए गए थे हमने उसको एक्सीड किया है। जो हमें टारगेट था और कितना अचीव किया? जो हमारा टारगेट था वो 230 बिलियन था। तो हमने इसको जून में जो साल खत्म किया गया था ना, पहले तो ज़्यादा था। जी नहीं, इसमें रिवीजन उस तरीके से नहीं हुई थी। कुछ मतलब हमारी जो इंटर गवर्नमेंटल जो हमारी एडजस्टमेंट होती हैं, उस एडजस्टमेंट के बाद इसको रिवाइज़ किया गया था और ये टारगेट को बेसिकली इसको रिड्यूस नहीं किया गया था। तो वो जो 230 अरब रुपए था उससे हमने 10 अरब रुपए ज़्यादा, हमने 240 बिलियन जो है वो 240 अरब जी वो हमने इकट्ठे किए एक साल के अंदर। तो जो सबसे पहला जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमें टारगेट दिया था तो हमने उसको एक्सीड किया है। और ये मुसलसल चौथा साल है 2020 से जब से हम टारगेट को बीट कर रहे हैं। जी। तो इस तरीके से मतलब सिर्फ एक कोविड का एक साल निकाल दें तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 2012 जब से ये वजूद में आई है तब से मुसलसल अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर रही है, ना कि अचीव कर रही है बल्कि उसको बीट कर रही है हैंडसम अमाउंट से। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे जो आपने बात की तो वो ये एक कदरे एक नया इदारा है, तो उसकी वजह से इसको कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, कुछ कैपेसिटी के चैलेंजेस हैं। पहले हम ना इस पे अहदाफ पे बात कर लेते हैं। अहदाफ को पूरा करने के लिए पहले पीआरए एसोसिएशन के साथ मिलके, स्टेक होल्डर के साथ मिलके रेट्स को भी कम कर दी थी। जहाँ लकूनेज थे, कानूनी लुकानात, कोई भी मसाइल भी थे कानूनी, उनको भी हल करने की कोशिश करती थी, लोगों को एतमाद में ली थी। इस साल का जो आपने 230 अरब का या 240 अरब इकट्ठा किया, इनकी जो कंप्लाइंस थी, आप पीआरए के अफसरान ने सबसे ज़्यादा तरजीह किसको दी? इसके अंदर सबसे पहले हमने असेसमेंट जो है वो एक फोकस्ड असेसमेंट है, वो हमने इस साल कदरें ज़्यादा की हैं। इसके अलावा हमने जो पहले वाले जो इक़दाम थे, जो टैक्स फैसिलिटेशन थी, जो एक टैक्स पेयर के साथ इंटरेक्शन था, वो हमारा अभी भी उस तरीके से हमारे जो ओपन डोर पॉलिसी है, पिछले तकरीबन 4 साल से यही पॉलिसी चल रही है, उसमें टैक्स पेयर्स को हमने हमेशा से वेलकम किया है। और इस साल भी जो पिछला साल गुजरा है इसमें भी टैक्स पेयर के साथ हमने उसी तरीके से हमने उसको वेलकम किया। साल आपकी वर्कशॉप चलती रहती थी, मुख्तलिफ़ तंजीमों को, ताजरों को, ताजर तंजीमों को, सेक्टर को आप तरबियत देते थे, ट्रेनिंग देते थे। इस साल जो गुजरा है इसमें तो कुछ नहीं हुआ। इस हवाले से इस साल में भी जो अवेयरनेस के हवाले से तो कुछ नहीं हुआ। ये वर्कशॉप्स जो हैं वो कंटिन्यूसली अभी भी जारी हैं। आप आज सुबह भी एक मैं वर्कशॉप अटेंड करके आया हूँ। हमारे वर्कशॉप का जो सिलसिला है वो नहीं रुका। हाँ, कुछ हद तक कुछ मतलब हमने मोड चेंज किया है। पहले हमने विदहोल्डिंग की वर्कशॉप जो है वो बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन अब दूसरे मामलात आ गए हैं। WWF एक नया टैक्स आ गया, की दफ़ा पिछले साल आपको मिला है। तो हमने वर्कशॉप को विदहोल्डिंग के अंदर वर्कशॉप को कम करके हम WWF की तरफ कन्वर्ट किया है। इसके अलावा हमने अपने ऑफिस सबसे ज़्यादा फोकस इसका मतलब WWF पे रहा है इस 2023-24 के बजट में। उसके आपको मैं रिजल्ट्स भी अगर शेयर करूं तो उसमें मोर देन 60% हमने एक साल के अंदर हमने ग्रोथ अचीव किया WWF के अंदर। ये एक नया टैक्स है, अभी लोगों को नहीं, उसका FBR तो पहले भी ले रहा था ना उसको। इसका ट्रेंड तो था पहले ही, नया तो इसलिए नहीं था क्योंकि ये तो प्लेट में रख के दिया गया था ना FBR की तरफ से। बनता भी पीआरए का था सूबे का, लेकिन वो वफाक इकट्ठा कर रहा था उसको। मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली 2012 में जब डिवोल्यूशन हुआ है, 18th अमेंडमेंट आया है, उसके बाद से ये बेसिकली प्रोविंस इसको क्लेम कर रहे थे। लेकिन हमारे पंजाब में 2019 में लॉ बना है तो लोग कोर्ट्स में चले गए। अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि आपके जो WWF जो सिंगल प्रोविंस में जो एंटिटीज़ काम कर रही हैं उसने सूबों को ही WWF देना है।
उसके बाद से हमने लोगों के अंदर अवेयरनेस दी है। उस जजमेंट के बाद हमने लोगों को बताया है कि आप इस सूबे के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने PRA को ही जो है वो मैं आकिल साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। सफदर साहब, जो PRA टारगेट पूरे करता है, 10 अरब पहले से जो 230 का टारगेट था 240 अरब इकट्ठा किया। FBR के जो टारगेट्स हैं आप देखते हैं वो किस तरह मार धाड़, बैंक अटैचमेंट, बड़ा कुछ करते हैं टारगेट्स को पूरा करने के लिए। आप PRA के जो अहदाफ है आप समझते हैं इनका तरीक़ाकार बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है? मैंने अभी तक तो PRA में ये प्रॉब्लम नहीं देखी। जो हमारा पिछले इतने सालों से PRA के साथ इंटरेक्शन है, तो यहाँ वो मारदार, प्रेशर करना, एडवांस लेना, बैंक अटैच करने, वो मैंने अभी तक उस तरह से नहीं देखी। हाँ, कहीं जहाँ पे कोई रिकवरी के इश्यूज़ हैं वहाँ ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टारगेट अचीव करने के लिए जो एक प्रैक्टिस है FBR में कि एडवांस के लिए भी रिकॉल किया जाता है और अनड्यू प्रेशर जो है वो रिकवरी के भी डाले जाते हैं, वो मैंने प्रैक्टिस PRA में नहीं देखी। ये एक अच्छा जो है वो साइन है किसी भी अदारे के प्रोफेशनलिज्म का और उसका अपने रूल्स रेगुलेशन के अंदर रहते हुए काम करने का, जिससे कि टैक्स पेयर फैसिलिटेट भी होता है और टैक्स पेयर इनकरेज भी होता है कि जी ठीक है, अगर मेरे मामलात हैं तो मैं उसको अगर मैनेज करता हूँ। तो एक जो सेंस ऑफ फियर है वो PRA से रिलेटेड नहीं है। वो सेंस ऑफ फियर कि कभी अकाउंट अटैच हो जाएंगे, रिकवरी आ जाएगी, बगैर नोटिस के भी रिकवरी आ जाएगी, वो हॉल मार्क या वो जो ट्रेडमार्क हैं वो FBR का ही तो राय इम्तियाज़ है, उसको अभी तक कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन PRA में ज़्यादातर जो ऑफिसर हैं वहाँ से डिपोर्ट होकर इधर ही आते हैं। वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानी यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो सारे लॉ की कम्प्लाइज करते हैं। तो जितने भी डिप्यूटेशन में इधर ऑफिसर आए हैं तो हमने उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा है। ज़ाहिर है एक जो ओवरऑल अदारे की पॉलिसी है जो वो अपने फंक्शनरीज़ को असाइन करते हैं कि यार इस तरीके से इस रूल ऑफ फ्रेमवर्क के अंदर हमने काम करता है, ज़ाहिर ऑफिसर भी उससे बाहर जो है वो नहीं जाते। हेड ठीक हो, ऊपर वाली सतह दुरुस्त हो तो नीचे खुद ब खुद दुरुस्ती आ जाती है। कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो चीफ ने देनी है। अगर आपको चीफ ये कहे कि आपने बस मुझे हर हालत में क्रूक और सही है या गलत है इसको इग्नोर करें और मुझे ये रिकवरी ला के दें, तो ऑफिसर क्या करेगा? उसने वही करना। लेकिन अगर आपका जो ओवरऑल अदारे का एटीट्यूड है, जो ओवरऑल चीफ का एटीट्यूड है, जो ओवरऑल जो लाइन गवर्नमेंट ने आपको दी है, अगर वो प्रोफेशनल है, विद इन दी रूल्स ऑफ बुक्स है, तो फिर जो है कोई भी ऑफिसर नहीं करेगा। इनके आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जाते हैं, अफसरान के रवैये, जिस तरह FBR के अफसरान के रवैये होते हैं, बाहर 5-5 मिनट 10-10 मिनट खड़े रखना, घंटा खड़ा रखना, पहले बंदे की टैक्स पेयर की तबीयत को साफ़ करना या टैक्स प्रैक्टिशनर की तबीयत को साफ़ करना, फिर उनको टाइम बुला के अंदर। यहाँ तो देखो ओपन डोर पॉलिसी है, आप जाते हैं तो जी बिल्कुल भी नहीं है। और FBR में भी हर जगह तो खैर नहीं है, लेकिन उधर काफ़ी हद तक ये मसाइल एग्जिस्ट करते हैं। आप कोई जिस तरह कानून में लिटिगेशन है, PRA में और FBR की लिटिगेशन में आप समझते हो कोई फ़र्क है? देखिए PRA में तो मेरा ख्याल है उतनी लिटिगेशन नहीं है जितनी FBR के अंदर है, और उसकी मेन रीज़न जो मुझे समझ आता है कि जो ऑर्डर्स हैं वो इस तरह से नहीं आते कि जैसे फ्रीली या फोर्सफुली ऑर्डर FBR के अंदर से आ जाते हैं, जो कि एविडेंसेस को इग्नोर करके भी इशू हो जाते हैं। इस वजह से जो मेरा अभी तक इंटरेक्शन है कि PRA की इंटरेक्शन उस तरह से लिटिगेशन में कम है। लेकिन नोटिस उसी तरह कैसे आते हैं जिस तरह FBR के आते हैं? देखिए नोटिस का तो ज़ाहिर है वो एक अदारा है, कलेक्शन अथॉरिटी है, वो तो उसका राइट है। नोटिस आना कोई बुरी चीज़ नहीं है। नोटिस का सही और गलत होना और जो आपकी प्रोसीडिंग है उसका सही और गलत होना वो मैटर करता है, वो किस हद तक है। तो बेसिकली नोटिस तो यूँ समझ लें दोनों तरफ फ्रिक्वेंसी आलमोस्ट एक ही जैसी है, लेकिन जो ऑर्डर का प्रोफेशनलिज्म है, जो जजमेंट का प्रोफेशनलिज्म है या जो लिटिगेशन है, उसमें मेरा ख्याल है कि PRA का जो बुक ऑफ रूल्स है वो ज़्यादा बेहतर है FBR की निस्बत। जिस तरह FBR में अपील का सिस्टम भी है, ट्रिब्यूनल का सिस्टम भी है, टैक्स पेयर को 2-3 फोरम मिल जाते हैं, PRA में भी ऐसा ही है। पहले आप असेसमेंट ऑफिसर के पास आप नहीं बनती बात, एतमाद में नहीं है, टैक्स पेयर को एतमाद नहीं है तो वो अपील में चला जाए, अपील में भी उसको एतमाद नहीं हुआ तो वो ट्रिब्यूनल में चला जाए। इन
प्रोसेस को आप किस तरह मुआवजा करते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर हम आज की डेट में मुआवजा करें तो FBR का जो सिस्टम अब बन गया है कि आप कुछ केसेस में कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं, कुछ में नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में जाएंगे। आप कुछ केसेस में ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, कुछ में हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर जाएंगे तो इतना 30% रिकवरी पे चले जाएंगे। तो अगर सिर्फ ये 30% जो रिकवरी वाली बात है, टू गेट अ स्टे फ्रॉम हाई कोर्ट, अगर इसको देखें और दूसरी तरफ जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है FBR में वो देखें, तो बहुत बड़ा वो एक प्रॉब्लम है कि अगर एक ऐसा ऑर्डर है जो कि एक्चुअली ऑन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं करता, तो अगर आप अपील में चले गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो अगर वो 400-500 मिलियन का ऑर्डर इशू किया गया है और आपसे ये कहा जाए कि आप 30% जो है वो रिकवरी दें, तो वो एक्चुअली इतना बड़ा थ्रेट है बिजनेसमैन के लिए कि शायद उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है, और वो इतने बड़ा फियर क्रिएट करेगा और डिस्करेज करेगा लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कि उसका FBR के पास कोई नेमल बदल नहीं होगा। लोग जो है वो इनकरेज होने की बजाय डिस्करेज होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आप लोगों को जब इंसाफ लेने की कॉस्ट लगा देते हैं तो लोग फिर इंसाफ से पीछे होना शुरू हो जाते हैं। अगर इंसाफ इतना महंगा हो जाएगा तो लोग ये कोशिश करेंगे कि हम उस दरवाजे की तरफ नहीं जाएं, हम चोर दरवाज़ों की तरफ चले जाएं। इसका मतलब ये PRA का भी सिस्टम आप समझते हैं अभी तक दुरुस्त है, बहुत बेहतर है क्योंकि FBR की निस्बत। लेकिन सफदर साहब, PRA ने पहले एक कुरानदाजी के ज़रिए इनामात की स्कीम शुरू की, सिस्टम लाया गया रिम्स जिसको हम कहते थे। उसके बाद एक PRA का नाम बनना शुरू हो गया। PRA ने ऑनलाइन अपील सिस्टम भी शुरू किया लोगों को आसानी के लिए। वो PRA सब कुछ छोड़ गया और FBR ने वो शुरू कर ली। आप क्या समझते हैं ये तजर्बा सिर्फ FBR के लिए किया गया था PRA ने? देखिए, वो एक ऐसा स्टेप था जिसकी वजह से PRA की सक्सेस बनी कि उसमें जो दुकानदार है, स्पेशली जो रिटेलर है, उसके लिए भी एक थ्रेट था कि यार अगर मेरी इनवॉइस चली गई और ये वेरीफाई ना हुई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसमें वो बेसिकली उस एक एक्ट ने, आल्दो कि उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा खर्चा नहीं था, उस एक एक्ट ने लोगों में अवेयरनेस बहुत पैदा कर दी। हर बंदा जो किसी रिटेलर के पास जाता था तो वो उससे इनवाइस जो है वो डिमांड करता था। जब वो इनवाइस डिमांड करता था तो बेसिकली वो कॉमन पर्सन अपना रोल प्ले कर रहा था इन टैक्स कलेक्शन, जो कि FBR के सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर वो निकाल दिया जाए तो इस वक्त PRA के सिस्टम में भी नहीं है। मैं अगर कहीं रिटेल आउटलेट पे जा रहा हूँ तो अनलेस कि मैं खुद एक मोटिवेशन में जाऊँ कि जी मैंने इसको मजबूर करना है कि जी ये मुझे टैक्स की इनवाइस दे, कंप्लाइंस करे, अदरवाइज़ मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। तो उस केस में तो जितनी यंग लाट है वो भी हर कोई इसमें था कि आपको गाड़ी मिल रही थी, 10-10 लाख के इनाम मिल रहे थे, तो लोगों के लिए इतनी बड़ी अट्रैक्शन थी कि हर बंदा वो बेसिकली वो 10 करोड़ आवाम जो पंजाब की है, एक मशहूरी हो रही थी, पब्लिसिटी हो रही थी। नहीं, मशहूरी का उसमें इतना एलिमेंट नहीं है। वो तो शहबाज साहब आपको पता है अपनी मशहूरी कर ही लेते हैं वो जहाँ पे भी हो। वो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उसकी अवेयरनेस पब्लिक में बढ़ रही थी। पूरा 10 करोड़ आवाम जो पंजाब की है वो सारी की सारी अपना रोल प्ले कर रही थी टैक्स कलेक्शन में। इसी वजह से FBR के अंदर वो प्रोसेस, वो मैकेनिज़्म डेवलप हुआ। जैसे सर ने बताया कि जी हम पिछले 12 साल से अपना टारगेट बीट कर रहे हैं। उस बीट करने की जो रवायत डली वो बेसिकली उस इनामी स्कीम की वजह से डली। आज वो नहीं है। आज आप किसी से भी पूछ लें, हो सकता है लोगों में अब जो नहीं याद भी नहीं है कि क्या है। मैं दोबारा सफदर साहब आपकी तरफ आऊँगा। आकल साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। IC की अपील निशात की हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो जो जुरिडिक्शन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जिसमें चैलेंज किया गया है, लेकिन आपने वो पंजाब असम्बली से पास करवा के कानून उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। जिस दिन इस अपील का आर्डर आ गया, एक सवालिया निशान होगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उसके बाद असम्बली से पास हुआ कानून वो ख़त्म हो जाएगा कि ये लागू हो जाएगा, या हाई कोर्ट फैसला देगा वही काबिल कबूल होगा? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आकल साहब, एक ही बात है, वो पहले जो सिंगल बेंच था उसने ये ऑर्डर किया था कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं
उनकी जो है उनकी जो तश्कील नो हुई है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की या ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो खिलाफ कानून हुई, इस तरीके से हुई है कि रूल्स ने के तहत नहीं हुई। तो एक बेसिकली एक छोटा सा लकूना था, जो इबाम था जो पंजाब स्टेट टैक्स एंड सर्विसेज एक्ट के अंदर। अच्छा, जो रिसेंटली जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है उसके अंदर हमने वो जो एक इबाम था उसको हमने ख़त्म कर दिया, उसको खत्म हो गया। जी जी, वो पंजाब असम्बली ने उसको पास कर दिया, वो 1 जुलाई से वो लकूना ख़त्म हो गया। अच्छा, अब उसमें लेकिन ये जो मैटर है अभी सब जुडिस है, ये वो जो सिंगल बेंच की जो थी ऑर्डर था उसको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने चैलेंज किया है उसको डिविजनल बेंच के अंदर, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो वो उम्मीद है कि अभी उसके ऊपर डिसीजन आ जाएगा और वो हमारे हक में ही आएगा, उम्मीद है। तो उसके बाद जो है वो सवालिया निशान नहीं होगा, जितने पेंडिंग केसेस हैं जो कि उसके अंदर चैलेंज हुए हैं, स्टेड हुए हैं, वो सारों के ऊपर एक्शन होगा एज़ पर लॉ, जो भी उसके अंदर। अब जिस तरह आपने पंजाब असम्बली से लॉ बन गया, वो जो पेंडिंग है जो हाई कोर्ट में उनके ऊपर एक्शन होगा, उन पर काम रुकेगा कि चलेगा? नहीं, काम तो 1 जुलाई के बाद वो चल पड़ा है, ठीक है। अब वो वाला जो सुकम था सेक्शन 39 का एक बेसिकली लकूना था, वो ख़त्म हो चुका। आप समझते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जितने भी प्रोसीजर हैं या कानून है जो भी आप बनाया गया, आप उसमें भाम नहीं है कोई भी? नहीं, इस वक्त कोई भाम नहीं है, हम नहीं समझते कि इसके अंदर कोई भाम है। लेकिन फिर मैं दोबारा से अपने पहले वाले मौक़िफ़ पे आऊँगा। बेसिकली ये अथॉरिटी 2012 में बनी है, तो इसके अंदर हो सकता है इसको दुश्वारियाँ हैं बहुत सारी चीज़ों में, कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं, HR के इश्यूज़ हैं, लॉ के अंदर मसले हैं। लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मतलब ये प्रोसीजर हम रिफ़ाइन करते जाएंगे। जिस तरह PRA ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू से जब 2012 से आप गए, बहुत कम अरसे में अपने आप को मनवा लिया था, बहुत सी चीज़ें आपने की, जिस तरह मैंने अभी सफदर साहब सवाल भी किया था। अब ऑनलाइन अपील का सिस्टम चला दिया, कुरान अंदाजी का चला दिया, सारा कुछ आप छोड़ते चले गए, FBR उसको अमल करता चला गया। अच्छा, उस पे मैं इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करूँगा कि जो वो कुरान अंदाजी वाला जो एक फ़ीचर था वो बेसिकली एक लैंडमार्क फ़ीचर था, रिम्स का एक सेटअप होता था उस वक्त। उसके बाद हमने उसको जो कुरान अंदाजी और नामात जो था ना उसको हमने अप्लाई किया था। अभी हम EIMS पे शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी वो फॉर द टाइम बीइंग इनवॉइस मॉनिटरिंग जी, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने उसको रोका है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। वो इंशाल्लाह इसी साल के एंड तक आप उसको दोबारा से इन फील्ड आप देखेंगे। जिस तरह FBR ने POS का सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल का जो सिस्टम बनाया है, इस तरह आपका EIMS जो सिस्टम है उसमें आपने क्राइटेरिया रखा है 1 करोड़ का जिसकी सेल होगी वो सिर्फ लगवा सकता है, उससे कम भी लगवा सकता है? नहीं, उससे कम भी लगवा सकता है, लेकिन हमने इससे बेसिकली वो 1 करोड़ को हमने अभी 60 लाख कर दिया है। अच्छा, उसकी जो 1 करोड़ तक था अब उसको 60 लाख तक। जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, जो मतलब जो साल की जो उनकी इनकम जो होगी टोटल 60 लाख वो उस सेल होगी, वो उसमें फॉल करेगा? जी, वो उस पर फॉल करेगा। इससे कम वाले पे बैन नहीं है कि वो लगवा नहीं सकता, वो भी लगवा सकता है, लेकिन इससे जिसकी ऊपर सेल होगी उसके लिए वो लगवाना मस्ट होगा। कम वाले के लिए ऑप्शन है, अगर वो लगवाना चाहे लगवा सकता है, नहीं लगवाना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन ऊपर वाले के लिए मस्ट है, वो उसने लगवाना है। अच्छा, PRA अब उससे IRS से भी मुआहदा उसका हुआ है, वो क्या है? अच्छा, जो IRS है वो बेसिकली जो 2014 के अंदर FBR ने एक यूज़र फ्रेंडली, एक ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एक सिस्टम डेवलप किया था, और उस पे अपनी सेल्स टैक्स, पहले इनकम टैक्स रिटर्न लेके आया, फिर सेल्स टैक्स रिटर्न ले आया, और विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी सारी उसने शिफ्ट कर दी हैं। हमने अब उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। हमारी जो अगली रिटर्न्स आएगी, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं बता दूं कि जो अगली रिटर्न, जो जुलाई की रिटर्न 15 अगस्त को जो ड्यू होगी, उसको IRS के ऊपर हमने लेना है। तो वो हमारी भी जो सेल्स टैक्स रिटर्न है और इसके अलावा सारी जो कंप्लायंस है, रजिस्ट्रेशन से लेके अपील तक, वो सारी की सारी हम IRS पे हम करने जा रहे हैं। फेज़ वाइज करेंगे। अभी हमने रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पिछले साल किया था, इस साल हम सेल्स टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, इसके बाद अपील्स और बाकी के जो हमारे सिस्टम है वो भी IRS के। इसका मतलब जितने भी मसाइल है पोर्टल पे आ रहे हैं टैक्स पेयर को अपनी इनवाइस डालने के, अपलोड करने के लिए, वो सारे सिर्फ IRS की वजह से आ रहे हैं, आप IRS पे मुंतकिल हो रहे हैं? जी, इसमें कुछ जो रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स थे वो तो डेफिनेटली इसी वजह से आए थे कि 2 पैरेलल सिस्टम इकट्ठे चल रहे थे, ठीक है।
अभी जो एक इन्वॉइसिंग के प्रॉब्लम पिछले दिनों कुछ लोगों ने फेस किए हैं या कुछ शिकायत क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स के हवाले से हैं, ये जब जो ही हम 15 अगस्त को हमने एक नए सिस्टम पे जब मूव कर जाएंगे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी इंशाल्लाह रिजॉल्व होंगे। अच्छा, जितना FBR अपना PRA दायरा कार को वसी करता जा रहा था, मुख्तलिफ अजला में अपने दफातर ज़ेली ऑफिस खोल के अपने जुरिसडिक्शन को भी अपने दायरा कार को बढ़ाता जा रहा था, अब वो रुक गया है कि वैसे अब बढ़ते जा रहे हैं ज़ेली ऑफिस? इंशाल्लाह इस साल में जो अभी शुरू हो गया है, आप देखेंगे कम से कम 5 मज़ीद ऑफिस जो हैं वो पंजाब के अंदर आएंगे। तो इसको डिवीज़न लेवल तक तो हमने सारी कर दिया हुआ है, अब हमने इसको फर्दर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, ये ऑनलाइन का सिस्टम आपने दोबारा शुरू करना है अपील का IRS के बाद कि नहीं? जी दोबारा से शुरू हो जाएगा। जैसे रिटर्न 15 अगस्त के बाद अब जिस IRS पे आएगी, और क्या क्या IRS टैक्स पेयर के लिए अगले माह से क्या क्या नई चीज़ें आ? अभी जो नई चीज़ फौरी तौर पे रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी आ चुकी है। चेंज इन रजिस्ट्रेशन, अपना फ़ोन चेंज करना है, ईमेल चेंज करना, वो सारे का सारा IRS के ऊपर है। रिटर्न जो है इसके बाद वो IRS के ऊपर आ रही है। इसके बाद जो अपील्स है वो IRS पे चली जाएगी। पेनल्टी और उसकी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, कंडोनेशन, सेल्स टैक्स रिटर्न की रिवीजन, ये सारी की सारी जो है फेज़ वाइड इसको अगले 1 साल के अंदर हमने सबको IRS के ऊपर शिफ्ट कर। सदर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल हैं PRA में जो हल तलब है? देखिए, बहुत बड़े मसाइल तो नहीं हैं, लेकिन ऐसे मसाइल हैं जो कि थोड़े काफ़ी अरसे से पेंडिंग हैं। जैसे रिव्यूअर ऑफ रिटर्न है, जो लॉ के मुताबिक तो ऑटो है अगर आपकी बन जाती है टैक्स लायबिलिटी, लेकिन ये है कि अभी तक तो वो कमिश्नर अप्रूवल के साथ ही लिंक है। तो ये एक काफ़ी बड़ा मसला है, क्योंकि ज़्यादातर जो PRA के क्लाइंट्स हैं वो एक स्मॉल SME सेक्टर के लोग हैं, तो इसलिए उनके लिए इन सारी चीज़ों को हल करना, दफातर के चक्कर लगाना, वो इतना फिजिबल ऑप्शन नहीं है। तो एक तो वो वाला मसला जो है वो हल होना चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे बिज़नेस हैं कि जब वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उनको भी डी रजिस्ट्रेशन का सामना है और हक भी उनका है। देखें, जब हम उनको ये मजबूर करते हैं कि जी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, तो ये ऑप्शन भी होने चाहिए कि जो बिज़नेस बंद हो गया वो इजीली वहाँ से एग्जिट भी कर सके। लेकिन FBR और इधर ये प्रॉब्लम है कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में डी रजिस्टर करवाने के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस। जी, डी रजिस्ट्रेशन तो वो शायद समझ लें कि है ही नहीं, शायद बुक्स के अंदर तो है लेकिन सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकली वो है ही नहीं है। सही कह रहे हैं। और तीसरा मसाइल जो है वो रिफ़ंड का है, क्योंकि SME सेक्टर के अंदर भी बाज़ औक़ात स्पेशली जो लोग एग्ज़िट भी कर रहे होते हैं उनमें भी रिफ़ंड। PRA में वो रूल्स तो बन गए थे उसके रिफंड्स के। रूल्स की हद तक तो मैंने कहा सारी चीज़ें हैं, जो मैं रिवीजन ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूँ, एग्ज़िट की बात कर रहा हूँ, वो रूल्स की हद तक सारा कुछ है। हम प्रॉब्लम तो वो है कि जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं और वो चीज़ें नहीं हैं, तो ये मसाइल हैं। पहले इनसे आकल साहब से इनका जवाब ही ले लेते हैं। आकल साहब, क्या कहेंगे आप? रेवेन्यू ऑफ रिटर्न की बात हुई है, रजिस्ट्रेशन की भी बात हुई है, और तीसरी बात हुई है जो ये क्या था सफदर साहब, तीसरा रिफंड का मामला था। अच्छा, जो सबसे पहला तो रिवीजन ऑफ रिटर्न में जो अमाउंट इंक्रीज़ के साथ है वो ऑटो की बात की थी, वो बेसिकली रूल जो है वो रिसेंटली चेंज हो गए हैं। इसमें कमिश्नर की जो अप्रूवल है ना वो दरकार है, लेकिन हम सिस्टम लेके आ रहे हैं, जो अगस्त के बाद सिस्टम आएगा सर, तो उसके अंदर हमने जो है ना बिल्कुल टैक्स पेयर के साथ इंटरेक्शन के बिना रिवीजन को अलाउ करना है। वो जो रिवीजन की रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन करेगा और ऑनलाइन ही ऑफिसर जो बाउंड होगा 15 दिन के अंदर अंदर उसने उस पर डिसाइड करके उसने टैक्स पेयर को कन्वे करना है थ्रू ऑनलाइन चैनल। जो टैक्स पेयर का विजिट है वो हम इसमें बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी बात डी रजिस्ट्रेशन की, डी रजिस्ट्रेशन का पहले सिस्टम नहीं होता था हमारे पास। डी रजिस्ट्रेशन का हमारे जो प्रोविंशियल टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम था उसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, लेकिन अब IRS आ गया, अभी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं डी रजिस्ट्रेशन की और ऑफिसर्स उनको प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअली कोई केस शायद सफदर साहब के हो जो जिनका कोई इशू हो, अदरवाइज़ हम अब डी रजिस्ट्रेशन को हमने पिछले साल से प्रोसेस करना। FBR में 76 साल से नहीं हो सका। सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन को डी रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो आकिल साहब वो तो ऐसे जो जुए शेयर लाने से कम नहीं होता कोई मामला। इसमें सर ये है कि SOP हमने बना दी हैं। मिसाल के तौर पे कुछ केसेस बड़े जेन्युइन होते हैं, मिसाल डेथ, एक इंडिविजुअल की डेथ हो गई है, उसकी डी रजिस्ट्रेशन होनी मस्ट है और हमने उसमें कोई लंबी चौड़ी उसके अंदर हमने फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखी। डेथ के केसेस में या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक छोटा एक टैक्स पेयर है जिसकी
कोई हज़ारों के अंदर उसकी इनकम है, उसका कोई कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम कर रहा था, वो ख़त्म हुआ है या वो एक डेथ हुई है, तो हम इन सूरतों में हम अब जी रजिस्ट्रेशन का हमने प्रोसेस करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कंपनी के केस में हमने अगर तो SCCP से कंपनी वाइंड अप हो रही है या कोई कंपनी दो जो है वो मर्ज हो रही हैं, उस सूरत में भी हमने डी रजिस्ट्रेशन जो है ना उसको बड़ा आसान किया और उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तो रिफंड्स के मामला भी ये अभी तक तो शुरू नहीं हुआ PRA में इनपुट का पुट का कुछ इस तरीका ये है कि एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी हो रही है। हमने अगर किसी बंदे इतने बड़े बड़े केस अभी पिछले 4 सालों को रुके हुए हैं, मिलियंस के इनपुट के। सर मैं उसमें मैं वजाहत करता हूँ, हमारा रिफंड उस तरीके से होता नहीं है। हमारा बेसिकली सेल्स टैक्स है और सेल्स टैक्स में रिफंड ओनली रिफंड होता था कि जो आपने एक्सपोर्ट किया है तो उसके इनपुट्स का आपको रिफंड मिलेगा, जो FBR के अंदर भी प्रैक्टिस चल रही है। तो हमारे वो चीज़ नहीं है। हमारे इधर ज़ीरो रेट अभी तक इनपुट है ही नहीं हमारे लॉगिन का। जो वाहिद रिफंड है वो ये है कि किसी ने गलती से ज़्यादा टैक्स जमा करवा दिया तो उसका रिफंड, उसके क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो वो हमने पिछले साल एक अपनी रिटर्न के अंदर अमेंडमेंट की थी कि अगर कोई बंदा ज़्यादा टैक्स जमा करवा देता है अपनी लाइबिलिटी से, तो वो जो एक्सेस अमाउंट पे उसने किया वो कैरी फॉरवर्ड होके अगली रिटर्न की लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। तो वो अब वो उस तरह से इशू नहीं रहा। इक्का दुक्का कुछ केसेस विद होल्डिंग की शेप में आ जाते हैं, लेकिन उसकी भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। रिफ़ंड का उस तरीके से अभी तक मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर टैक्स पेयर की कोई लाइबिलिटी बनेगी तो उसके अगेंस्ट हम उसको एडजस्ट करें। अच्छा, ऑडिट का निज़ाम भी आपने PRA ने शुरू कर लिया। ऑडिट का तरीक़ेकार भी आपका वही है जिस तरह FBR में टैक्स पेयर का किसी का ऑडिट खुल जाए वो रोना शुरू कर देता है, पुल सिरात मुस्तकीम पे खड़ा कर दिया मुझे, अब यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, हमारा बेसिकली जो PRA का जो कल्चर है सर, उसमें हमने फैसिलिटेशन पे ज़्यादा फोकस किया है बजाय के टैक्स पेयर को रुलाने के। तो उसमें हम उस तरीके से हम ऑडिट नहीं कर रहे। पहले नंबर पे तो जो ऑडिट है वो रिस्क बेस्ड है। तो हमने सबसे पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टैक्स पेयर है जहाँ पर टैक्स एविजन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो अब लेस देन 1% हमारे पास वो वाले टैक्स पेयर होते हैं जिनको हम ऑडिट के अंदर ले जा के स्क्रूटनी कर रहे हैं। तो अदरवाइज 99% टैक्स पेयर की तो जो वो अपना डिक्लेरेशन दे रहा है वही सेल्फ असेसमेंट है, उसी को ही हम एक्सेप्ट करके हम मूव फॉरवर्ड। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जिस तरह अपने अहदाफ पूरे कर रही है, क्या इसी तरीके से ही आपके टैक्स बेस भी और टैक्स नेट भी बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, ये इसमें हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो तकरीबन 20 अरब से सिलसिला शुरू हुआ था और आज 240 बिलियन तक चला गया है। अगले साल का टारगेट 300 बिलियन है। इंशाल्लाह हम इसको कंफर्टेबली इसको हम बीट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में तो ये 25-30% की ग्रोथ के साथ हम अपने आने वाले सालों में PRA के जो टारगेट्स हैं और PRA की जो कलेक्शन है उसको हम। आप कितने क्लाइंट्स की आपकी कितनी तादाद हो चुकी है इस वक्त? 1 लाख से ऊपर जो हमारे टैक्स पेयर, वो तो पिछले साल भी थे 1 लाख से अबव हो गई। तकरीबन 1,22,000 के करीब हमारे टैक्स पेयर हैं। इसका मतलब आपके अहदाफ पूरे हैं, टैक्स पेयर की तादाद उस तरीके से नहीं बढ़ रही? टैक्स पेयर की तादाद हम बढ़ा रहे हैं। हमारा जो हमने ड्राइव स्टार्ट। आप समझते हैं लाहौर में जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं आप उनको रजिस्टर कर आज तक कर पाए हैं? शादी हॉल्स हैं या जो उस कैरियर एरिया में आते भी हैं लेकिन उनको रजिस्टर कर पाए हैं अभी तक? जी अभी बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल। पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी शायद लाहौर में ही हो, उससे बाहर तो है भी नहीं है इतनी। बाकी भी फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान के अंदर है। सबसे ज़्यादा बड़ा शहर यही है, सबसे ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटी भी इधर हो रही है, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी इधर हो रही है, ब्रॉडिंग भी यहाँ पर ही ज़्यादा है, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी इधर ही है। लेकिन अभी रूम मौजूद है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने इधर सारे 100% हमने टैक्स पेयर्स को हमने रजिस्टर कर लिया। अभी बहुत सा रूम मौजूद है। अभी जो ब्यूटी पार्लर्स की आपने बात की है इसके अंदर तो और ज़्यादा रूम मौजूद है। लेकिन आने वालों हमने अभी जो ड्राइव स्टार्ट किया, हमारे जो अगले साल का जो मेन फोकस है वो ब्रॉडनिंग। इस बजट जो आपका पेश हुआ है, PRA को जो अहदाफ दिए गए, नए को टैक्स भी लगाया है, कोई सर्विसेज पे नई बढ़ाई गई हैं? नहीं, ये काफ़ी सालों के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री बजट है। इसके अंदर एक भी जो नया टैक्स नहीं लगा और ना ही किसी पुराने टैक्स को अपवर्ड रिवाइज किया गया है। ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। कोरोना में जो आपने सर्विसेज पे 18% से लाके 5% भी की, अभी तक तो वही 5% चल रहे हैं। तो आप सारी तमाम जितनी भी सर्विसेज सबको 18 के बजाय 5% पे ले आए, इनपुट ख़त्म ही कर दें। ये रिफंड्स का मामला ख़त्म हो जाए सारे। उसमें जो है ना वो अभी कुछ प्रैक्टिकल जो है ना इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी कुछ हमें
प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। उसमें मेन प्रॉब्लम जो मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम बता देता हूँ कि ये जो हमारे जितने डिसीजंस हैं ये बाकी सूबों के साथ हमने मिल के करने होते हैं, तो मतलब हम बिल्कुल एक आइसोलेशन में नहीं चल सकते। तो इस वजह से हम कुछ सर्विसेज हैं जो हमने रिड्यूस रेट पे की हैं और पिछले 4 सालों से वो रिड्यूस रेट पे हैं। हो सकता है फ्यूचर में आने वाले सालों में मज़ीद हम इसको रिड्यूस करें, लेकिन अभी इसको हम 100% रिड्यूस नहीं कर सकते। सफदर साहब, डबल टैक्सेशन के भी बड़े मसाइल थे, पीआरए के वफा के बड़े झगड़े थे, अभी तक भी शायद कुछ चल रहे हों। आप क्या समझते हैं कोई इस तरह की डबल टैक्सेशन आप समझते हैं पीआरए के, या पीआरए भी ले रहा है, एफबीआर भी वो टैक्स ले रहा है? टॉल मैन्युफैक्चरिंग थे का मामला बहुत चले थे, दूसरे इस तरह से। देखें एफबीआर ले गया ना, वो उसने तो कहा जी नहीं ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग किस एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग है। आल्दो कि इस दफ़ा उन्होंने जो विदहोल्डिंग के रेट हैं उन पे सर्विसेज वाले भी ही कर दिए। पहले तो रेट मैन्युफैक्चरिंग वाले थे लेकिन वो भी सर्विसेज वाले कर दिए। लेकिन एफबीआर ने एक दफ़ा ये भी तो कहा था होटल पे जो ये है ये सर्विसेज टैक्स नहीं बनता, लेकिन पीआरए तो आज तक फिर भी ले रहा है उसमें। थी जिसमें बेसिकली वो एक टसल थी कि पीआरए चाह रहा था कुछ कि वो हमारी तरफ आएँ, उनका ख्याल था हमारी तरफ आएँ, जैसे रियल एस्टेट या फूड वाली इंडस्ट्री है या टॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ये डिस्कशन मैटर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तो सेटल हो गए हैं, यहाँ दोनों महकमों का आपस में इत्तेफाक हो गया कि ठीक है आप ये कर ले और हम ये कर लेते हैं। कुछ लोग जो सिंध में रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनसे यहाँ पीआरए भी टैक्स मांगता है, वो वहाँ भी कटवाते हैं। डबल टैक्सेशन ये भी तो हो जाती है ना। वो है, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि सूबों के दरमियान मैकेनिज़्म बड़ा क्लियर है। उसमें सर हमारे जो बिज़नेसमैन है उसको थोड़ा सा एजुकेट होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अब इतना कोई सीरियस इशू रहा नहीं कि आप मल्टी प्रोविंसेस बिज़नेस करते हैं और आपको ये इशू है कि हम यहाँ क्या करें, वहाँ क्या करें, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो अब इशू नहीं रहा। आप क्या समझते हैं, आप क्या तजवीज़ देना चाहते हैं अगर पीआरए मज़ीद परफॉर्मेंस को बेहतर भी हो सकें, कारकर्दगी भी बेहतर हो सके, अफसरान के जो रवैये वो भी बेहतर हो सकें और हमारे टैक्स टारगेट भी पूरे हों? देखें एक ओवरऑल जो प्रॉब्लम हमारे तमाम टैक्स सिस्टम में है, चाहे वो प्रोविंसेस हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो फेडरल हैं, वो ये है कि उसकी ब्रॉडरिंग के ऊपर फोकस नहीं है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि हमारे 1,20,000 टैक्स पेयर हैं, इतने तो लाहौर के होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा हों। तो इसका मतलब है आप तो अभी लाहौर भी पूरा नहीं कर सके 12 सालों में। तो बाहर आपने क्या करना है, और अगर आप लाहौर से बाहर निकल जाएं तो शायद लोगों को पीआरए का, बिजनेसमैन को पता भी नहीं कि पीआरए का भी कोई टैक्स है। जो ब्यूटी पार्लर्स की बात कर रहे हैं, तो लाहौर से बाहर निकल जाएं तो ब्यूटी पार्लर्स तो तकरीबन हर मोहल्ले में 2-3 है, लेकिन उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि पीआरए एक नाम का भी कोई अदारा है जिस पे हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है या जिसको हमने कोई कंप्लाइंस करना है। जो बात ये है कि अगर ये टैक्स ब्रॉडरिंग पे चले जाएं और अपने टैक्स पेयर को टैक्स नेट में ले आएँ तो इनके लिए टैक्स कलेक्शन भी मसला नहीं रहेगा। 300 क्या 400 पे भी, 400 बिलियन पे भी ये चले जाएंगे और इनके पास इतना रूम भी हो जाएगा कि ये अपने टैक्स रेट को कम कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम इस वक्त क्या है कि लोग ये समझते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ और मैंने पीआरए को कंप्लायंस करना है तो इसका मतलब है मेरा 16% जो है वो प्राइस बढ़ जाएगी। तो 16% अगर किसी की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहता जब तक कि सारे लोग टैक्स नेट में ना हो। ठीक है, अगर मैं कंप्लाइज करूंगा, मेरा रेट 16% ज़्यादा है, आपका 16% कम है, तो कोई कंज्यूमर पागल तो नहीं है वो आपको छोड़े और मेरे से बिज़नेस करे। सही है, कोई शक नहीं। तो इसलिए इनको चाहिए कि वो टैक्स ब्रॉडनिंग पे जाएं और लोगों को फैसिलिटेट करें और अपना टैक्स रेट कम करें। बाकी जो उन्होंने बात की कि हमने बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो सूबों के साथ मुशावरत में करने होते हैं, तो इस दफ़ा जैसे सिंध ने भी कुछ अपने रिवाइज रेट अपवर्ड किए हैं, पंजाब ने नहीं किए हैं। तो जहाँ फैसिलिटेट हो सकता है वो इनको करना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रोविंस का अदारा है, प्रोविंस इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है। ऐसा तो नहीं कि आप जो समझे कि सिंध कर रहा है तो मैंने भी करना। सिंध का अगर रूल्स देखें वो आए रोज़ उनकी जो है वो नोटिफिकेशंस ऐसा रोज़ आ रहे होते हैं। लेकिन उनको पेंडिंग केसेस वो आखिरी महीने में अपने तमाम जितने टैक्स पेयर हैं उनको एमनेस्टी समझ लें या उनको ईदी समझ लें, कुछ वो कहते हैं यार ख़त्म करवा लें इसी माह में, इतना थोड़ा दे के ज़्यादा दे के उसको टैक्स को आप इसको ख़त्म कराएं, आगे से फिर चले। अभी तक पीआरए के शायद पास इतने इख्तियारात नहीं है। हक में नहीं हूँ, ना इस हक में हूँ कि इस तरह कर, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिकली जेन्युइन टैक्स पेयर को डिस्करेज करती। अगर एक जेन्युइन टैक्स पेयर है और एक वो बंदा है जिसने पूरा टैक्स नहीं दिया और आपने किसी बेस पे उसका एक टैक्स की रिकवरी निकाली और
ईयर एंड पे आप उसे कहें अच्छा यार तू 10% दे दे, 20% दे दे, तो ये उस बंदे को जो कंप्लाइंट है उसको डिस्करेज करती है। हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम ये है, ये नहीं है कि हमारे ऑफिसर कैपेबल नहीं है, माशाल्लाह बहुत हाईली प्रोफेशनल और कैपेबल लोग बैठे हैं, हमारा सिस्टम भी ठीक है, हमारी जो विल टू इम्प्लीमेंट है वो मिसिंग है, और वो विल टू इम्प्लीमेंट जो है वो पॉलिटिकल से शुरू होगी, यहाँ से इतनी शुरू नहीं होगी, क्योंकि जब पीआरए में पॉलिटिकल विल नहीं है। नहीं देखें, जब ऑफिसर शुरू करेगा ट्रेडर शोर मचाएगा, तो जो बॉस ऑफ पीआरए है जिसे आप मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, वो ऑलरेडी पीछे हो जाते हैं। जैसे आप जब शुरू में वेल्थ स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट हुई, अब ट्रांसपोर्ट है जिस तरह पर हटवा लिया, पेट्रोलियम वालों ने अपना टैक्स हटवा लिया, आटे सप्लाई वालों ने विद होल्डिंग एजेंट बनने से इनकार कर दिया, वो सब पीछे हट गए। अच्छा आखिरी सवाल सफदर साहब, क्योंकि आईआरएस अगले माह से, जिस तरह अभी आखिर साहब ने कहा आईआरएस पे अगले माह से रिटर्न होगी, आईआरएस से जितने मसाइल एफबीआर से टैक्स पेयर को और टैक्स कलेक्टर को साथ साथ टैक्स प्रैक्टिशनर को बहुत से भुगतने पड़ रहे हैं, रिटर्न जमा नहीं होती, कभी पोर्टल नहीं खुलता, कभी कुछ नहीं होता, मसाइल से अभी तक 30 सितंबर आ जाता है रिटर्न का, लेकिन वो मसाइल ख़त्म नहीं होते, कानूनी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होती, तो पीआरए में भी फिर वही मसाइल ना शुरू हो जाएंगे, या यहाँ तादाद कम है इसलिए कम होंगे? नहीं, यहाँ तादाद का मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर एक टेक्निकल एरर एग्जिस्ट करता है, वो पीआरए से एक टैक्स पे उधर जाए या 1 करोड़ टैक्स पे जाए, उन सब को वो मसाइल सामना करना है। जो आईआरएस के मसाइल हैं वो तो इटसेल्फ है, वो ज़ाहिर है वो जैसे भी हैं, वो गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा, जो भी मसाइल जाएंगे, जितने भी टैक्स पेयर जाएंगे उनको वो मसाइल फेस करने पड़ेंगे, और उसकी वजह ये है कि शायद वो इतना बड़ा सिस्टम है कि उसके पीछे उतनी जो मैन पावर है वो नहीं है, या मैन पावर की जो सिलेक्शन है वो इतनी कैपेबल नहीं है। जो आपने देखा चंद साल पहले पूरा एफबीआर का सिस्टम भी हैक हो गया, तो वो जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो होपफुली कि इन्होंने वो वर्किंग की होगी कि क्या मसाइल है, क्या हम इसको कैसे टैकल करेंगे, और हमारे जो टैक्स पेयर हैं ज़ाहिर है वो तो पीआरए में जाएगा, आईआरएस वाला तो इस्लामाबाद बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो तो पीआरए को नॉक करेगा कि भाई मेरा ये मसाइल आप हल क्यों नहीं कर रहे, तो इसलिए वो इनको भी देखना चाहिए कि जो वो वाले मसाइल हैं वो हम कैसे हल कर सकते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है एक जो मसला है कि जो इनवाइस है जो मल्टीपल प्रोविंसेस में भी क्लेम हो सकती है, शायद वो मसाइल ख़त्म हो जाए, जिससे कि प्रोविंसेस को जो है वो बेनिफिट हो सकता है। फिर भी देखें, हर चीज़ में, हर टेक्निकल मशीन में कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं। आपने पिछले हफ्ते में देखा है कि पूरी दुनिया में सिस्टम ख़राब हुए, और उन कंपनीज़ के हुए जो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। वो टेक्निकल ग्लिच तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन आईआरएस का प्रॉब्लम ये है कि कुछ इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं और वो चलते ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा इन्फोर्समेंट प्रोसेस लाने की ज़रूरत है कि वो मसाइल। इन्फोर्समेंट पे ज़्यादा जोर रखना चाहिए कि या कंप्लाइंस पे? मेरे ख्याल में आईआरएस पीआरए को सबसे पहले जो है ना वो अपनी टैक्स ब्रॉडनिंग पे काम करना चाहिए। आकिल साहब, मेरे पास 2-3 सवाल हैं, टाइम कम है। सबसे पहले तो ये, आपके हेल्पलाइन से, एफबीआर की तरह हेल्पलाइन से लोग खुश नहीं है, आपकी हेल्पलाइन से भी लोग खुश नहीं है। जो शिकायतें आती हैं, सब जब मैंने एक मैसेज छोड़ा था अपने ग्रुप में पीआरए के हवाले से, तो कह रहे हैं उनके हेल्पलाइन पे हमें कुछ मौसर जवाब नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता, हमें बताते नहीं है। वही एफबीआर में जो पीआरए की हेल्पलाइन में है। सबसे पहले ये इशू आप क्या समझते हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पे अभी एक रिसेंटली एक काम हुआ है, हमने एक पहले चेयरमैन साहब उनकी शिकायत को खुद देखते थे, चेक करते थे, जिन खुद जवाब भी देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। आपको बर वक्त कुछ चीज़ें, हमने चेयरमैन पोर्टल एक बनाया है, हमारी जो वेबसाइट है, एक तो एक ऑलरेडी कस्टमर केयर सेंटर मौजूद है, फ़ोन कॉल करते हैं, एक हेल्पलाइन है। अभी हमने एक वेबसाइट पे शुरू किया है, वो डायरेक्ट हमारे चेयरपर्सन तक जाती है, तो वो चेयरपर्सन उसको फिर फर्दर जो है वो रूट करता है, वो टैक्स पेयर के पास, ऑफिसर्स के पास जाती है, और ऑफिसर्स ने उसको 3 दिनों के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना होता है। ये भी रिसेंटली सिस्टम ये इंस्टॉल हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो कस्टमर केयर सेंटर पे जो है ना एक वो वाली प्रॉब्लम, वो इससे काफ़ी हद तक वो रिजॉल्व। दूसरा बीटीबी पर आप समझते हैं पीआरए? बीटीबी, मैं सफदर साहब की बात से बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ कि ये ब्रॉडनिंग जो है वो दैट इज़ अ बिग थिंग, ठीक है, फ्यूचर उसी का है।
हमने अगर हम ब्रॉडनिंग कर लेंगे, इस साल में आपको डायरेक्शन कंप्लाइंस पे हैं या इन्फोर्समेंट पे हैं? सबसे ज़्यादा ब्रॉडनिंग के ऊपर ही है। हमने अगला जो साल है सबसे ज़्यादा हमने ब्रॉडनिंग की ही तरफ जाना है। ये हमारा मेन, सबसे जो मेन टूल है, जो फर्स्ट हमारा वेपन है, वो ब्रॉडनिंग है। जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं हमने उनको टैप करना है, डाटा हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमने उनकी तरफ, उनकी रजिस्ट्रेशन की तरफ। आखिरी सवाल, एक बंदा जब पीआरए में टैक्स जो देना चाहता है, वो सबसे पहले उसका ये सवाल होता है, मैं पीआरए सर्विसेज पे टैक्स क्यों दूं? क्या जवाब है? नहीं, ये टैक्स देना तो आपकी एक जिम्मेदारी है, ये तो आपने अपने मुल्क की, अपने आप किस एतमाद में लेंगे? एक टैक्स पेयर है, उसको समझाने के लिए आप सर्विस में आते हैं, आप टैक्स अदा करें, तो आपको ये फ़ायदा होगा, किस तरह आप करें? सबसे पहले तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टैक्स पेयर को खुद से फील करना होगा, ठीक है। उसके बाद खुशी से तो कोई टैक्स नहीं देता सर इस दौर में। उसमें सर कोई मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई बंदा फील करेगा तो वो अब मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी पे टैक्स बढ़ा है तो मैं तो इसको खुश। FBR 76 साल में कोई जवाब नहीं दे सका, पीआरए को जवाब बना लेना चाहिए, उसको आगाही एक आप मजमून बनाया, उसको रखना चाहिए मद्देनज़र में। कोई भी अफसर को जवाब, हम पीआरए में सर्विस आप देंगे तो आपको ये सहूलियात हैं, ये चीज़ें आपको हुकूमत दे रही है। देखिए, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो बाकी अपने काम तो मतलब रोड्स इसी से बन रहे हैं, हॉस्पिटल इसी से चल रहे हैं, वो तो सारे काम टैक्स से ही होंगे। और अगर टैक्स आप मतलब टैक्स पेयर टैक्स नहीं पे करेगा तो और दूसरे नंबर पे ये हमारा सेल्स टैक्स है, ये जो बंदा पे कर रहा है। एक बंदा टैक्स नेट में आता है, वो समझता है यार अब मुझे अफसर ने मेरी जान नहीं छोड़नी, अब मैंने डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने हैं। पीआरए में तो अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो अभी तक तो क्लियर है, पीआरए में कोई करप्शन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन वो उसको एतमाद में तो टैक्स पेयर को लेना है जनाब। यहाँ आपको बार बार चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, आपका ऑडिट नहीं खुलेगा, बार बार आपको नोटिस नहीं जाएंगे, आप प्रॉपर टैक्स हमारे साथ कंप्लाइंस। ये जो बातें हैं ये तो हम अपने एक्शन से ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब बातें करने की नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी अब जो हम काम कर रहे हैं उससे हम प्रूव कर रहे हैं कि हम टैक्स पेयर को बार बार नहीं बुलाते। मैंने आपको पहले बताया कि लेस देन 1% जो टैक्स पेयर है, लेस देन 1% उनकी हम असेसमेंट की तरफ जाते हैं। अदरवाइज हम तो ऑडिट की तरफ, असेसमेंट की तरफ नहीं जाते। असेसमेंट भी जो कर रहे हैं वो भी रिस्क बेस्ड है कि जब हमें एक बिल्कुल श्योरिटी हो जाती है कि ये यहाँ पर एक बंदा इनकम टैक्स के रिटर्न देता है, वो समझता है मैं फारूक जुम्मा हूँ, मैंने अपना कॉमन फ्रीजा अदा कर दिया है, उसको पता ही नहीं मैं सेल टैक्स में भी आता हूँ, मुझे सर्विसेज टैक्स भी मेरे ऊपर लगते हैं। जी जी, नहीं उस पर हमारा काम है, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोगों को आगाही फ्राहम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये वाली चीज़ें हैं आपको पंजाब सेल्स टैक्स के अंदर लेके आती है। पंजाब सेल्स टैक्स क्या है, कौन सी सर्विसेज हैं और कैसे आपने कलेक्ट करना है, आपने कैसे पे करना है, इसके ऊपर तो पूरा साल हम वर्कशॉप भी कर रहे होते हैं। हमारी वेबसाइट जो है वो भरी पड़ी है, जो मवाद से ऊपर भरी पड़ी है। कंसल्टेंट को हम बुला रहे हैं ताकि वो लोगों को आगे फर्दर जो है हमारे बिहाफ पे लोगों को गाइड कर सकें। ये तो पूरा साल हम इसके ऊपर तो काम। आकर सरदार साहब आपको बहुत शुक्रिया, सफदर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। टैक्स है, कौमी फ्रीज़ा है, देना चाहिए और सबको टैक्स नेट में देकर रिटर्न जमा करवा के अपना कौमी फ्रीज़ा अदा करना चाहिए। टैक्स देंगे तो हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा। हम जिन सहूलियात की बात करते हैं, एजुकेशन की, तालीम की, बुनियादी सहूलियात की, अगर आप टैक्स देंगे तो शायद आपके टैक्स के पैसे से किसी गरीब का भला हो जाए, जो उस दायरा कार टैक्स नेट के दायरा काम में नहीं आते उनका भी कोई भला हो जाए, वो भी खुशहाल हों, आपको दुआएं दें। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।